तो चलिए वेकअप जिंदगी में अब समय हो गया उन खबरों का और उन खबरों से आपको रूबरू कराने का जो आज तमाम अखबारों में हेडलाइंस बनी है, जिन्होंने फ्रंट पेज पर जगा ली है। तो पहली खबर दिखाते हैं आपको दैनिक जागरण की। वैधता जांचेगी संविधान पीठ, नोटबंदी पर विचार करेंगे अब 5 जज और पुराने नोटों की जो अवधि है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। यानी कि 30 दिसंबर जमा करने की अगर तारीख थी तो 30 दिसंबर के बाद ये अवधि नहीं बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और पूरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, रेलवे आदि में चलाने की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सीमा बढ़ाने से इनकार किया है और कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है और उसे संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर उचित फैसला लेना चाहिए। साथ ही अदालत ने नोटबंदी की कानूनी वैधता पर विचार के लिए मामला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस मसले पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान पीठ के अलावा कोई और कोर्ट नोटबंदी मामले में सुनवाई नहीं करेगा। विभिन्न अदालतों में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है दैनिक जागरण में। इसके अलावा अमर उजाला की बात हम कर लें अगर, तो अमर उजाला में निर्भया कांड की बरसी पर खबर छपी है। निर्भया कांड की बरसी पर दिल्ली फिर से शर्मसार हुई। हमने आपको ये कल खबर बताई थी कि किस तरह से एम्स हॉस्पिटल से नोएडा आ रही एक 20 साल की युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया टैक्सी ड्राइवर ने। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस टैक्सी पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा हुआ था। तो ऐसे में वो युवक तो गिरफ्तार हो गया है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि किस तरह से होम मिनिस्ट्री के स्टिकर के साथ ये गाड़ी चलाई जा रही थी और इसको टैक्सी के तौर पर चलाया जा रहा था। तो एम्स से एक लड़की वो टैक्सी हायर करती है, 20 साल की वो लड़की है, नोएडा की तरफ आना चाहती है, लेकिन रास्ते में ये युवक जो है वो युवती के साथ रेप करता है और एक बार फिर से दिल्ली को शर्मसार किया 16 दिसंबर को, जिस दिन निर्भया कांड हुआ था। आगे चलते हैं, आगे है दैनिक भास्कर। हरियाणा के बजरंग सबसे महंगे भारतीय, खेल जगत की ये खबर है। 38 लाख में दिल्ली ने खरीदा। तो हम आपको बता दें कि प्री रेसलिंग लीग 2 के शुक्रवार की हुई नीलामी में हरियाणा की बजरंग सबसे महंगे भारतीय रहे। उन्हें दिल्ली में 38 लाख रुपए में खरीदा गया। वहीं हरियाणा के महिला पहलवान साक्षी मलिक को सिर्फ 30 लाख रुपए में खरीदा गया, जबकि 2016 की राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली रितु फोगाट को जयपुर ने 36 लाख रुपए में खरीदा। हम आपको बता दें कि हर टीम ने 9 खिलाड़ी खरीदे हैं, जिसमें से 5 पुरुष हैं और 4 महिला पहलवान शामिल हैं। हर टीम में 5 भारतीय और 4 विदेशी पहलवान हैं। नीलामी में 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता मारिया स्टेडनिक को दिल्ली ने 47 लाख, उसके मोजरेट कुर्बानलीव को हरियाणा ने 47 लाख, रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता जॉर्जिया के जैब्रिल हेसानेव का मुंबई ने 43 लाख रुपए में खरीदा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो अलग अलग अखबारों की हेडलाइंस बनी हैं, चाहे वो खेल जगत से जुड़ी खबरें हों, चाहे वो क्राइम से जुड़ी खबर हो, जैसे कि निर्भया कांड की हमने बात की, कल 16 दिसंबर था, और चाहे वो राजनीति जगत से जुड़ी खबरें हों। आगे बढ़ते हैं खबरों में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जोर शोर से मिशन यूपी में लगे हुए हैं। कलेटा के बाद अमित शाह आज शाहजहांपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। बरेली मोड़ के पास बड़े ग्राउंड पर होने वाली इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। शाहजहांपुर की रैली को संबोधित करने से पहले अमित शाह कानपुर जाएंगे और यहां 19 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो बीजेपी का मिशन यूपी जारी है। तमाम पार्टीज अब अपनी अपनी ताकत झोंकने में लग गई हैं कि किस तरह से वोट बैंक जो है वो उसको साधा जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जोर जोर से मिशन यूपी में लगे हुए हैं। कलेटा के बाद अमित शाह शाहजहांपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे और रैली को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। बरेली मोड़ के पास बड़े ग्राउंड पर होने वाली इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता शिरकत करेंगे। शाहजहांपुर की रैली को संबोधित करने से पहले अमित शाह कानपुर जाएंगे और यहां 19 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। और एक बार संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेते हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारियां चल रही हैं अभी बीजेपी की आज की रैली को लेकर। खुर्रम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी तो मन्ना। जी खुरम, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का मिशन यूपी जो है वो जारी हो गया है और आज अमित शाह 19 दिसंबर को होने वाली रैली का जायजा लेंगे, लेकिन आज शाहजहांपुर की रैली को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ उसमें खास रहेगा? आज भी नोटबंदी का मामला गरमाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस सियासी मौसम में जब जब चुनाव की बात होगी, रैली होगी, तो नोटबंदी भी उसमें अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि नोटबंदी एक ऐसा मामला है जो कि पूरे हिंदुस्तान में हर जनता से फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे जुड़ा हुआ है। सब चलिए खुरम, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल कोई तकनीकी खराबी के कारण आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही। खबरों का रुख करते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज लखनऊ में अति पिछड़ा चेतना मंच के बैनर तले होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। नीतीश कुमार रैली में मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की निगाहें यूपी विधानसभा चुनाव पर हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार यूपी मंथन की तैयारी में है। दिसंबर में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से अधिक रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इन रैलियों के जरिए नीतीश का पूरा ध्यान अति पिछड़ों को साधने पर होगा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार मथुरा, बुंदेलखंड और अवध के इलाकों में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह और बहुजन समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी के साथ कई संयुक्त सभाएं करेंगे। तो अति पिछड़ा चेतना मंच की रैली में शिरकत करेंगे नीतीश कुमार। तो अब नीतीश की निगाहें जो हैं वो यूपी चुनाव पर हैं। हम आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लखनऊ में अति पिछड़ा चेतना मंच के बैनर तले होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। नीतीश कुमार रैली में मुख्य अतिथि होंगे और नीतीश कुमार की निगाहें यूपी विधानसभा चुनाव पर हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार यूपी मंथन की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से अधिक रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इन रैलियों के जरिए नीतीश का पूरा ध्यान अति पिछड़ों को साधने पर होगा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार मथुरा, बुंदेलखंड और अवध के इलाकों में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह और बहुजन समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी के साथ कई संयुक्त सभाएं भी करेंगे। तो नीतीश की निगाहें अब विधानसभा चुनाव पर है, तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसी के चलते आज नीतीश का पूरा ध्यान जो है अति पिछड़ों को साधने में होगा। और हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुर्रम निजामी, इसी खबर पर। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, पूरी तरह से यूपी चुनाव की तरफ अब निगाहें जो है वो नीतीश कुमार की टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, जो चुनावी मौसम है उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, जो जाड़े में गर्माहट का एहसास को चुनाव ने दिलाना शुरू कर दिया और अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में है और आज रैली को भी संबोधित करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अमित शाह जब रैली को संबोधित करेंगे तो तमाम बातें होंगी, उसमें वो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो ये बताएंगे, उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा वो बताएंगे, सपा बसपा ने पूरे प्रदेश को कंडम कर दिया वो ये भी बताएंगे और साथ में वो ये भी बताएंगे कि नोटबंदी से आखिर इस देश को मिला क्या और आम जनता को मिला क्या। वो इसके तमाम फायदे और नफ़े गिनाएंगे और आम जनता को ये बताएंगे कि अगर नोटबंदी हुई है तो असल दिक्कत किसको हुई है और जो कह रहे हैं दिक्कत हुई है उनको दिक्कत क्यों हुई है, यानी कि काला धन किस तरीके से वापस आ रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और काला धन कितना इकोनॉमी के लिए बेहतर साबित होने वाला है, वो ये सब गिनाएंगे। वो साफ है कि देखिए, जब भी चुनाव होता है तो एक ऐसा मुद्दा जरूर आता है ऐन चुनाव के वक्त जो कि आम जनता से जुड़ जाता है सीधे, और नोटबंदी इस बार एक ऐसा मुद्दा बना है जो आम जनता से सीधे जुड़ गया है और हर कोई शख्स इसमें फायदे नफे नुकसान अपने हिसाब से गिना रहा है। तो अमित शाह को देखना है कि पॉलिटिकली वो कितने करेक्ट हो पाते हैं ताकि जब नतीजा आए तो ये साबित कर सके कि नोटबंदी का जो फैसला था वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं था। तमन्ना। और खुर्रम, बात करें अगर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं यूपी चुनाव के और उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं।
देखिए, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की जो निगाहें हैं वो 2019 पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगर 2019 में कोई ऐसा हालात बने जिसमें किसी एक नाम पर सहमति बनाना हो अदर अपार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी, अगर एनडीए की भी हुकूमत बनती है तो कम से कम नीतीश कुमार वो नाम हो सकते हो। क्योंकि देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जो हैं फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था, हालांकि कोर्ट से उनको विफलता लगी थी हासिल, लेकिन फिर भी जो नीतीश कुमार है सुशासन बाबू के नाम से जाना जाते हैं और वो अपना जो उनकी जड़ें हैं वो फैलाना चाहते हैं कम से कम आसपास के राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव यहाँ आ करके चुनाव को भापने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़मीन भी तलाश कर रहे हैं। अगर हम गठबंधन की बात करें, बिहार के महागठबंधन को याद करिए तो मुलायम आखिरी टाइम पर वहाँ उससे बाहर हो गए थे और फिर उस महागठबंधन के खिलाफ प्रचार भी करने लगे थे, जिसको लेकर नीतीश कुमार खासे खफा थे। तो नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी जड़ें फैलाते हैं और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक, एक वोट बैंक है जो पिछड़ी जाति का है, उसमें किस तरह सेंधमारी कर सके हो, या यूं कह लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा कोई पिछड़ा नेता है तो नीतीश कुमार हो। इस बात पर एतबार दिखाने के लिए, इस बात पर कंसेंसस बनाने के लिए नीतीश कुमार का अब दौरा आम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की वजह से। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके नीतीश कुमार का आज जो सम्मेलन है वो भी पिछड़ी जाति को लेकर सम्मेलन है, यानी कि नीतीश कुमार अपने आप को 2019 आते आते वो अपने आप को पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो अब देखना यही है कि नीतीश कुमार जब आते हैं तो नोटबंदी पर क्या बोलेंगे, क्योंकि नोटबंदी पर उनकी खामोशी है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो वहीं ये बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जो बिहार सटे हुए हैं, वहां पर नीतीश कुमार जाहिर तौर पर 2019 पर निगाहें हैं अभी नीतीश कुमार की। बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करें तो आज तमाम जिलों के 2000 लाभार्थियों को मुफ्त ई रिक्शा वितरित करेंगे। साथ ही सरकार की आसरा योजना के तहत चयनित लोगों को आवास भी आवंटित करेंगे। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुफ्त समाजवादी ई रिक्शा योजना के तहत 31 जिलों के 2000 लाभार्थियों को ई रिक्शा वितरित करेंगे। ये रिक्शे राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जा रहे हैं और इनके पंजीकरण और इंश्योरेंस का खर्चा भी सरकार वहन कर रही है। अभी तक प्रदेश के तमाम जिलों में सरकार की तरफ से करीब 6000 ई रिक्शा वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य नगरीय विकास अभिकरण की तरफ से किया जा रहा है। इसी मौके पर नगर विकास मंत्री आजम खान भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सरकार की आसरा योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों और नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के रिहायशी मकान भी चयनित लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। आसरा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने अब तक 941 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसके परियोजना लागत 14,065.61 करोड़ रुपए है। अब तक इस योजना के तहत कुल 10,066 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटन पत्र वितरित किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, ये तो साफ है कि अखिलेश यादव को स्ट्रैटेजी पता है कि किस तरह से इलेक्शन जब नजदीक आ रहे हैं तो सभी को, लाभार्थियों को खुश करना है, सभी वोट बैंक कैसे साधना है, ये अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी पहचान थी कि मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के बेटा हैं, उनकी विरासत संभाल सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनने के, जब अपना पहला टर्म पूरा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो समाजवादी पार्टी का चेहरा बन चुके हैं, यूथ आइकन भी बन चुके हैं अखिलेश यादव। और वो जानते हैं कि अगर अगली बार सरकार लाना है तो सभी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना होगा। क्योंकि अगर हम 2012 की बात करें, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उनकी पार्टी 224 सीट लेकर सबसे बड़ी सीट और सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत की पार्टी बनी थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2012 में। तो वो अखिलेश यादव को सभी जो उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको सारे वोट बैंक्स के वोट मिले थे, सारे वोट बैंक में सेंधमारी साफ तौर पे दिखी थी। एक बार फिर दोहराना चाहते हैं अखिलेश यादव, और जैसे जैसे चुनाव करीब आता है हर मुख्यमंत्री, हर नेता चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें करें ना करें, बल्कि उसे जमीन पर भी दिखाएं। तो आज जो ई रिक्शा बांटने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है गरीबों के लिए ई रिक्शा बटेगा। 31 जिलों के तकरीबन 6000 लाभार्थी होंगे जिनको ई रिक्शा बांटा जाएगा। उसके बाद आज अधिकार दिवस भी अल्पसंख्यकों का, तो जाहिर सी बात है उसका भी एक बड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आजम खान भी साथ में मौजूद होंगे अखिलेश यादव के। और वो जिस तरीके से बात करेंगे कि माइनॉरिटीज़ आखिर अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ क्यों बनी रहे, वो इसकी भी वजह बताएंगे आजम खान और अखिलेश यादव।
लेकिन जो सबसे अहम बात है, देखिए चुनाव आ चुका है और लखनऊ और उनके कार्यक्रम लगातार बन रहे हैं। वो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं, हर जिले में जा करके वो अपने विकास की नए कार्यों की या तो वो उसकी उसको नया रूप देते हैं या फिर शुरुआत करते हैं। चलिए खुर्रम, आप बने रहे हमारे साथ। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, आधी अधूरी योजनाएं हैं लेकिन उनका उद्घाटन हो जा रहा है, लोकार्पण हो जा रहा है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव पूरे तरीके से ये अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटे हुए हैं कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस आएंगे तो वो पूरा अपना चिट्ठा है, अपनी उपलब्धियां हैं, वो गिना सके। लखनऊ में आज समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक है। इस बैठक में सपा अल्पसंख्यक सभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव संबोधित करेंगे। बैठक में इलाहाबाद में सपा प्रत्याशी और बाहुबली नेता अतीक अहमद भी शिरकत कर सकते हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यकों में सपा की पकड़ को और मजबूत बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आज लखनऊ में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक है जिसमें शिवपाल यादव संबोधित करेंगे। क्या कुछ इसमें कुछ नया बोलेंगे या कुछ घोषणा करेंगे? क्या कुछ होगा इसमें? देखिए तमन्ना, सत्तासीन पार्टी को काम कैसे करना चाहिए, इसके लिए इसको अगर देखना है तो आज समाजवादी पार्टी के पिछले तकरीबन 1.5 महीने के कार्यकलाप को आप देखिए। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव वो लगातार पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए और पार्टी को मजबूती के साथ चुनावी समर में कैसे उतारा जाए, उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो लगातार जिस तरीके की अपनी सरकार की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से कार्य को लोकार्पण उद्घाटन कर रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तकरीबन हर जिले में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताता है कि आखिर सरकार रिपीट क्यों होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, इस पर लगे हुए हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो आज उसी के तर्ज पर आज जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो माइनॉरिटीज, जो उनका माइनॉरिटीज विंग है उसकी वो बैठक लेंगे। अल्पसंख्यक जो उनका पूरा जो विंग है उसकी वो बैठक लेंगे और ये बात माना जा रहा है कि वह जाकर उस बात में मंथन करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं वो पार्टी की तरफ क्यों मुखातिब हों, इस बात पर वो पूरा मंथन करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर वो ये आ रही है कि हो सकता है कि इसमें बाहुबली अतीक अहमद भी शिरकत करे। देखिए, जब से अतीक अहमद ने नैनी वाला किस्सा हुआ उसके बाद अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया और मायावती तक ने उनको निशाने पर लिया है। तो अब देखना यह है कि क्या अतीक अहमद उस मीटिंग में आते हैं और अगर आते हैं तो क्या हाल होता है। क्या शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने जांच के आदेश दे दिए वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव हमेशा से जो क्रिमिनल हैं, जो बाहुबली हैं, उनके खिलाफ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं आना चाहिए क्योंकि पार्टी की छवि बिगड़ती है। वो क्लीन इमेज खुद भी रखना चाहते हैं और क्लीन इमेज पार्टी का भी रखना चाहते हैं। और अब देखना यह है कि आज शिवपाल सिंह यादव बोलते क्या है और अतीक अहमद क्या उस बैठक में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तमन्ना, चलिए खुर्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पार्टी एक है लेकिन बटी हुई है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में हो सकता है अखिलेश यादव को सपा के लिए वोट जो है वो साधने में थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़े। नोटबंदी का आज 39वां दिन है लेकिन कैश के लिए लोगों की परेशानी बरकरार है। शुक्रवार को नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने की मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सीधे तौर पर दखल नहीं दिया, लेकिन मामले की संवैधानिकता की जांच के लिए इसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि लोगों को कम से कम 24,000 रुपए की तय राशि मिलने में दिक्कत ना हो। नोटबंदी पर अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए गए नोटों के इस्तेमाल के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत भी दी और कहा कि लोगों को राहत के लिए क्या छूट दी जाए यह हम केंद्र पर छोड़ते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को संवेदनशीलता से इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में कोई और आदेश नहीं दिया जा सकेगा।
लेकिन कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो हर हफ्ते में लोगों को बैंकों से 24,000 रुपए दिलाना सुनिश्चित करे और इस व्यवस्था की समय सीमा पर समीक्षा करे। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट में नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई और अदालत इस बारे में कोई याचिका नहीं मंजूर करेगी और सभी मामले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पूरे मामले की लीगैलिटी, जो डिमोनेटाइजेशन है ये लीगल है या नहीं, इसकी सुनवाई 5 जज की बेंच करेगी। जहां तक बात है पैसे की निकासी पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार उस पर जनता के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपना समय समय पे इसको रिव्यू करे, अपने हिसाब से निर्णय ले। और जहां तक जो 500 और 1000 की नोट की चलने वाली बात थी, वो उस पर कोई फैसला नहीं दिया। जो सरकार का डिसीजन था उस पर उन्होंने एग्री किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में 8 सवाल तय किए गए हैं। क्या नोटबंदी का फैसला आरबीआई एक्ट की धारा 26 का उल्लंघन है? क्या नोटबंदी की 8 नवंबर और उसके बाद की अधिसूचनाएं असंवैधानिक हैं? क्या नोटबंदी संविधान में दिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? क्या नोटबंदी को बिना तैयारी के लागू किया गया, जबकि ना तो नई करेंसी का सही इंतजाम था और न ही देश भर में नकदी पहुंचाने का? क्या बैंकों और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा तय करना अधिकारों का हनन है? क्या जिला सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए रुपए निकालने पर रोक सही नहीं है? क्या कोई भी राजनीतिक दल जनहित के लिए याचिका डाल सकती है या नहीं? क्या सरकार की आर्थिक नीतियों में सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है? नोटबंदी पर आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार के अधिकारों में दखल से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार के लिए बुरी खबर इसलिए है कि पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा था कि आर्थिक मामलों में लिए गए सरकार के फैसलों में न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अब कोर्ट ने समीक्षा का आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पीएम गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया, जिसके तहत कोई भी शख्स 50% टैक्स और पेनल्टी देकर अपनी घोषित आय का खुलासा कर सकता है। यह स्कीम 17 दिसंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2017 तक चलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए अघोषित आय के खुलासे को गुप्त रखा जाएगा। कोई भी शख्स ईमेल के जरिए भी अपनी ब्लैक मनी के बारे में जानकारी दे सकता है। फेयर एंड लवली योजना, इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। काले धन पर जिस स्कीम को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फेयर एंड लवली स्कीम कहकर खिल्ली उड़ाई थी, मोदी सरकार एक बार फिर उसी योजना पर आगे बढ़ रही है। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने काले धन को सफेद करने की स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत 50% टैक्स देकर काले धन को सफेद किया जा सकेगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सके और डिपार्टमेंट भी उनको सही तरीके से स्कीम के फायदे बता सके, क्योंकि ये स्कीम में ना आने से फिर जो बाद में झंझट होगी वो बहुत ही मुश्किल झंझट होगी। हम नहीं चाहते कि कोई इंस्पेक्टर राज जो है लोगों पर सवार हो, हम नहीं चाहते ये। खुद बताने पर काले धन का 50% टैक्स लगेगा। ये टैक्स देकर बाकी कमाई को सफेद किया जा सकता है। योजना के तहत 31 मार्च तक काले धन का खुलासा करना है। ईमेल के जरिए भी काले धन की जानकारी दी जा सकती है। इन सब के बीच राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने साफ कहा है कि नोटबंदी के बाद हर लेन देन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर कोई अलग अलग खातों में पैसे जमा करके टैक्स चोरी की तरकीब निकाल रहा है तो इस पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे मामलों में छानबीन जारी है और सभी खातों का ऑडिट भी किया जा रहा है। छोटे से लेके बड़े तक की सब डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसका हम डेली पृथक्करण कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को हम इंफॉर्मेशन ये पहुंचा रहे हैं। उसमें हमारे पास जैसे कि डोरमेंट अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन है, जनधन अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितनी डिपॉजिट हुई, लोगों ने अपने लोन अकाउंट में कैश में कितना रिपेमेंट किया, वो भी इंफॉर्मेशन है। राजस्व सचिव के मुताबिक काले सफेद के हर खेल पर सरकार की नजर है। नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से जारी छापेमारी और गिरफ्तारियों में करीब 393 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। इसमें 316 करोड़ रुपए कैश और 76 करोड़ रुपए कीमत का सोना जब्त किया गया है। इसमें करीब 80 करोड़ रुपए नई करेंसी है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। और नोटबंदी को लेकर जनता की समस्याओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने रखने के लिए विपक्ष के नेता शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर विपक्ष में शामिल कई पार्टियां नाराज हो गईं, जिसके चलते 4 पार्टियों के सांसद राष्ट्रपति से मिलने नहीं पहुंचे। सरकार की नोटबंदी के फैसले और संसद में इस पर बहस नहीं हो पाने से नाराज विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। विपक्ष ने संसद में नोट बैन पर बहस न होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के सामने उन परेशानियों को रखा जो नोटबंदी के फैसले से गरीबों, किसानों और आम आदमी को हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर बहस से भाग गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया, जो डिस्कशन होना था खुद से बिल पे, डिमोनेटाइजेशन इशू पे, सारी चीजें होनी थी, लेकिन सरकार के रुख के वजह से और उनके एटीट्यूड के वजह से सदन नहीं चल पाया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की। नोटबंदी पर सरकार को घेरते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस फैसले से देश की जनता को दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपना कामकाज छोड़कर पैसों के लिए कतारों में खड़े हैं। किसान, गरीबों और छोटे उद्यमियों को इस फैसले का सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा है। जो हालात देश भर में हुए हैं, किसान का, मजदूर का, दुकान वालों का, रिक्शा, तांगा, ठेला, यानी हर तरह के लोग, इन सारी बातों को हम क्यों नहीं चाहेंगे कि पार्लियामेंट में न रखें। सारे प्रयास हुए, सरकार की तरफ से कारगर पहल कभी नहीं हुई, और इसलिए राष्ट्रपति जी के पास हम लोग आए हैं। एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया प्रधानमंत्री ने। पूरा देशवासी इससे खुश है। उनका नीयत के बारे में किसी का मन में संदेह नहीं है। 20 दिन बिना चर्चा हंगामा करके उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए बहुत अपमानजनक बात है। नोटबंदी पर संसद ठप होने के मुद्दे पर विपक्षी नेता राष्ट्रपति से जरूर मिले, लेकिन इस मुलाकात में विपक्षी एकता में टूट साफ नजर आई। प्रतिनिधिमंडल में बीएसपी, एनसीपी, एसपी और लेफ्ट का कोई भी नेता शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कांग्रेसी नेताओं ने कर्ज माफी सहित किसानों की तमाम तकलीफों की ओर पीएम का ध्यान खींचा। पिछले काफी समय से राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। हाल में उन्होंने पीएम मोदी पर निजी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। किसानों को हो रही दिक्कतों के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। संसद में पीएम ऑफिस में इस मुलाकात के दौरान राहुल के साथ कांग्रेस नेताओं का दल भी था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को देश भर में किसानों को हो रही तकलीफों से अवगत कराया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबकर हर दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को उनका ऋण माफ करने के बारे में सोचना चाहिए। उनको कर्ज माफ करने के बारे में कहा है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,00,000 करोड़ रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने उनके सामने किसानों का कर्ज माफी, बिजली बिल में कटौती और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में मदद करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्जा माफ करने के विषय में कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की ये मुलाकात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब संसद के बाहर ये दोनों नेता मिले हों। खबरों के मुताबिक इस मौके पर पीएम ने राहुल से कहा कि ऐसे ही मिलते रहा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और वहीं नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग और पुलिस की छापेमारी, अब तक करोड़ों रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी इलाके में पुलिस ने एक कार से 1.4 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अंधेरी इलाके में शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे पुलिस ने शक होने पर एक कार को रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 1.4 करोड़ रुपए की नकदी मिली। सभी नोट 2000 रुपए की नई करेंसी में हैं। कार में 1.4 करोड़ रुपया कैश ले जा रहे 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को डिटेन किया हमारे पुलिस स्टाफ ने। उसमें 4 लोग थे, जो ड्राइवर 2 और बाकी 3 लोग। उनके पास जो 2 थैलियाँ थी प्लास्टिक की, वो चेक करने के बाद में उसमें बहुत सारी न्यू नोट थी, जो नई नोट है 2000 की। तो उसका काउंट किया वो कैश, तो उसमें 1 करोड़ 40 लाख नए नोट्स हैं। वो हमने सीज किया है पंचनामा करके। हम आईटी डिपार्टमेंट और ईडी और आरबीआई को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आईटी को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं हम लोग। सुबह आके वो इसकी जो भी है तहकीकात करेंगे। और आगरा में नोटबंदी की वजह से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। आगरा के बरहन इलाके के खेरी गांव की बुजुर्ग महिला नेक्सी देवी पिछले 3 दिनों से पैसे निकालने के लिए बैंक जा रही थी, लेकिन बैंक में भीड़ की वजह से वो रोज बगैर पैसे के लौट आती। खाते में तो रकम थी, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे नहीं होने से महिला बहुत परेशान थी और शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। उसके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं थे। बेटे के पास बैंक में पैसे थे, लेकिन वो भी भीड़ के चलते रकम नहीं निकाल पाया। आखिर गाँव वालों ने चंदा कर रकम जमा की और बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। देखो साहब, बैंक जी जाती पैसा निकाल गए। अब विकलांग तो थी, 3 दिन आज गई लगातार, जाए पैसा नहीं मिलो, लेने में लगती डेगरिया होती। कितने दिन से लगातार जा रही थी? जी जा रही 3-4 दिन से। हाँ, पैसा का आज, लेकिन नहीं मिलो डेगरिया होती। सांझ को दोनों बजे यहाँ आई, बस सदमा में जी सुबह के जीसा खत्म है गए। अंतिम संस्कार यूँ करो कि अब जाए पैसा नहीं। गाँव में किन्ने, मोहल्ला किन्ने पैसा चंदा जोड़ के और तब जाको कफन काठी जो लाई बजाते, तब जाको दाल संस्कार वो है। और बैंकों में सीसीटीवी का होना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, लेकिन यूपी के सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में स्थित बैंक धड़ल्ले से मोदी सरकार और आरबीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नोटबंदी के दौर में यहाँ जमकर सफेद हो रहा है काला धन, और क्या और कौन इस पूरे मामले की जांच करेगा? आखिर कैसे काले धन को जो वापस लाने की मुहिम प्रधानमंत्री ने चलाई है वो पूरी कारगर साबित होती नजर आएगी? आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद जान जाएंगे। ये है सीतापुर जिले के रामकोट कस्बा के रायपुर गांव स्थित यूपी इलाहाबाद ग्रामीण बैंक। यहाँ बैंक है, करोड़ों रुपए का हो रहा लेन देन है, मोटी रकम वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती है। गांव की भोली भाली मेहनतकश जनता की लाखों जमा हैं, जिनकी बदौलत बैंक कर्मियों का घर आबाद है। लेकिन यहाँ नहीं है तो कुछ 1000 में आने वाला सीसीटीवी कैमरा। ऐसे में जब नोटबंदी के बाद जब कई बैंक कर्मी मोटे कमीशन पर काले धन को सफेद करने का गुनाह कर जांच के घेरे और पुलिसिया गिरफ्त में हैं, बड़ी संभावना है कि इस बैंक में भी बड़ी संख्या में काले धन को सफेद करने का काला खेल खेला गया हो। ऐसे में ये बैंक आरबीआई को नोटबंदी के बाद के कामों की फुटेज कहां से दे सकेगा? जाहिर है कि सीतापुर जिले के रायपुर गांव स्थित यूपी इलाहाबाद ग्रामीण बैंक प्रबंधक और उनके मातहत बैंक कर्मी सरेआम उड़ा रहे हैं आरबीआई के गाइडलाइंस की धज्जियां। अब इसके लिए तो हमारे पास कोई असमर्थता ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब तक सीसीटीवी नहीं होगा तो कोई रिकॉर्ड हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। सीतापुर जिले के मुद्रासन इलाहाबाद ग्रामीण बैंक में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस बारे में पूछने पर मुद्रासन शाखा प्रबंधक साहेब बच्चे की तरह बोलते और अपना रोना रोते दिखे। आरबीआई की गाइडलाइंस पर कह दिया कि वे तो 8 नवंबर से आने वाले 23 दिसंबर तक का वाउचर देंगे, यानी घोटाले की पूरी गुंजाइश। वाउचर पर डिटेल और फिर कैश वाल भरी जाती है शाम को, उस पर सारी कोई भी अगर देखना चाहे तो उस दिन के वाउचर निकाल के कितने वाउचर हमने 1000 के लिए, कितने नोट हमने 500 के लिए। बैंक बेहद संवेदनशील दफ्तर है। ऐसे में बैंकों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे का ना होना कई सवाल खड़े करता है। सीतापुर शहर की बैंक शाखाओं को छोड़ दिया जाए तो किसी भी ग्रामीण बैंक की शाखा में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं। सुरक्षा गार्ड की तैनाती की बात ही यहाँ बेमानी हो चुकी है। मतलब सीतापुर जिले के रायपुर गांव स्थित यूपी इलाहाबाद ग्रामीण बैंक कर्मियों और अधिकारियों की हरकतों का कोई सबूत नहीं मिल सकता।
ऐसे में मोदी सरकार और आरबीआई के निर्देशों को खुद बैंक ही दिखा रहे हैं ठेंगा। अब हिम्मत हो तो आरबीआई तलाश ले इनकी किसी भी काली करतूत के सबूत। मोहम्मद समीर, सीतापुर, एपीएन। और एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं डिजिटल लेन देन में फ्रॉड के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला बदायूं का है, जहां साइबर फ्रॉड करने वाले ने एक व्यापारी के खाते से हजारों रुपए निकाल लिए। बदायूं के ये शंकर लाल का घी तेल का बड़ा व्यापार है और लेन देन बैंक में माध्यम से करते हैं। उनके मोबाइल पर एसबीआई का कर्मचारी बताए एक अनजान शख्स ने फोन किया और खाता अपडेट करने के नाम पर उनका एटीएम नंबर पूछा। उन्होंने अपना नंबर बता दिया। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर 19,000 रुपए निकलने का मैसेज आया। उन्होंने इस मामले में बैंक से जाकर पूछताछ की तो पता चला कि बैंक ने ऐसा कोई फोन किया ही नहीं था और वो ठगी का शिकार बन गए हैं। शंकर लाल ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का कहना है कि सर्विलांस के जरिए आरोपी ठगों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। और मुरादाबाद के जाने माने पीतल कारोबारी इस्तेकार की फर्म कोहिनूर क्राफ्ट में इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम ने भारी फोर्स के साथ कोहिनूर क्राफ्ट की फर्म में रेड की। काफी देर तक कोहिनूर क्राफ्ट के ऑफिस में इनकम टैक्स के अधिकारी दस्तावेजों की छानबीन में जुटे रहे। इस दौरान फैक्ट्री के बाहर पुलिस को तैनात किया गया और किसी भी आदमी को फैक्ट्री के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कोहिनूर क्राफ्ट के मालिक इस्तेकार ने कुछ दिन पहले अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था, जिसके बाद वो इनकम टैक्स के रडार पर था। और बीएसपी पूरी तरह से यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। शुक्रवार को बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुरादाबाद के मुतापुर बरेरा में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र के इस फैसले ने पूरे देश को, जनता को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने सपा और भाजपा में अंदरूनी गठजोड़ का भी आरोप लगाया और कहा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर यूपी में 400 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे कराए हैं। ही गलत है। मुआवजा कितने लोगों को क्या देंगे? मौत का क्या मुआवजा है? आप किसी का मरहम लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। मुआवजा क्या है? अभी कितनी हुई है और कितनी होगी कुछ पता है? ये फैसला जल्दबाजी में और बिना किसी तैयारी के लिया गया फैसला है। और शाहजहांपुर में भारी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से हड़कंप मच गया। लाइसेंस एक कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में पड़ा मिला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तरीके से तैयार किया गया है, जिनका आपराधिक मामलों में इस्तेमाल हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस पर लगे फोटो युवा युवकों के हैं। पुलिस ने सभी ड्राइविंग लाइसेंसेज को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 100 नंबर की एक सूचना थी जिस पर पुलिस ने जाकर के जांच किया तो 44 डीएल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे मिले हैं जो पड़े हुए थे सड़क के किनारे। इनको ला करके पुलिस द्वारा दाखिल किया गया है और एआरटीओ को रिपोर्ट भेजी गई है। जांच करके जो भी कार्रवाई होगी। बात बॉलीवुड की करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान आज मुंबई में बीएमसी मुख्यालय जाएंगे। इस दौरान वो अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से 5 मोबाइल टॉयलेट बीएमसी को सौंपेंगे। इस मोबाइल टॉयलेट उन्हें ऐसे इलाके में रखा जाएगा जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुंबई को स्वच्छ बनाने में जुटा प्रशासन बॉलीवुड एक्टर के साथ आगे की जन जागृति अभियान पर भी चर्चा करेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीएमसी के अनुरोध पर सलमान खान मुंबई को स्वच्छ बनाने के अभियान से जुड़ने को तैयार हुए थे। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता ज्योति शर्मा के पास। ज्योति, सलमान खान इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। अब स्वच्छ अभियान कितना ज्यादा फायदा मिलेगा? बीएमसी ने स्वच्छता अभियान के लिए बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है। बीएमसी को लगता है कि सलमान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इससे स्वच्छता मिशन को बहुत फायदा होगा। बीएमसी ने जैसे ही इसके लिए सलमान की टीम को अप्रोच किया, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। यही नहीं, बीएमसी सलमान से खुले में शौच न करने की भी अपील करवाएगी। सलमान खान इस मुहिम से 1 दिसंबर से जुड़ चुके हैं और उन्होंने 5 मोबाइल टॉयलेट देने की भी बात कही है। बीएमसी आज इस कार्यक्रम को करना चाहती थी, लेकिन सलमान की टीम से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन न मिलने के कारण बीएमसी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि भारी भीड़ न उमड़े, इसके लिए बीएमसी और प्रशासन इस तरह की बात कह रही है।
सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन इस तरह के सामाजिक कार्य जी, और बिल्कुल इलाज होती है। से चलिए। जुड़ी हुई है और इस बहुत बहुत तरह के धन्यवाद मिशन तमाम से जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्णय पर झारखंड के मंत्री अमल नहीं कर रहे हैं। लगभग 3 महीने पहले मुख्यमंत्री ने जनता की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया था कि मंत्रियों का सीएमओ में लगने वाले जनता दरबार को प्रमंडल और प्रखंड स्तर पर लगाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से जनता को रांची आकर अपनी फरियाद सरकार के समक्ष रखने की जहमत नहीं उठानी पड़े। लेकिन 3 महीने बीत गए, मुख्यमंत्री के निर्णय को मंत्रियों ने एक बार फिर प्रमंडल और प्रखंड स्तर पर नहीं लगाया जनता दरबार। और चलिए इस खबर के साथ साथ तमाम खबरें झारखंड की जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रफी इस्लामी का। रफी, आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं? जी, झारखंड की अगर खबरों की बात करें तो झारखंड में इन दिनों रघुवर सरकार की ही बात कहीं न कहीं उनके मंत्री नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। जैसा कि रघुवर सरकार ने झारखंड के सत्ता पे काबिज होते ही राज्य की जनता से समस्या को सुनने के लिए, राज्य की जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए मंत्रियों का जनता दरबार लगाना शुरू किया था। लगातार पिछले 1.5 साल कंटिन्यू चला मंत्रियों का जनता दरबार, जिसके बाद रघुवर सरकार ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया था कि अब वे मंडल स्तर पर जनता दरबार लगाएं और वहां की जनता से उनकी समस्या सुने, और अगर जो समस्या त्वरित कार्रवाई करते हुए हल करने का हो उसे जल्द से जल्द हल करे, सॉर्ट आउट करे, और अगर जो तुरंत ऑन द स्पॉट हल नहीं हो सकता है उस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दे ताकि जनता की समस्या दूर हो सके। लेकिन लगभग इस आश्वासन के, इस निर्देश के 3 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके झारखंड के मंत्रियों ने अब तक मंडल स्तरीय जनता दरबार नहीं शुरू किया है। जबकि काफी गंभीरता से मुख्यमंत्री ने ये कहा था मंत्रियों को कि जनता दरबार अब मंडल स्तर पर लगाया जाए, ताकि जनता वहां पर आपसे डायरेक्ट रूबरू हो और अपनी समस्या को बताएं, और जो समस्या तुरंत सॉर्ट आउट हो सके उसे तुरंत सॉर्ट आउट करे, जो विलंब हो उस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दे। लेकिन 3 महीने हो चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और झारखंड की तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आम लोगों पर नोटबंदी के बाद अब तेल की मार पड़ी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 2.21 रुपए और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 1.79 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कीमतों में ये बदलाव आधी रात से लागू हो गया है। चाहिए, पैसे की बहुत किल्लत है, बैंक वगैरह से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस समय में मेरे अनुसार बढ़ना ठीक नहीं है। आम पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे समझ से ये गलत है। पहले ही इतनी परेशानी चल रही है, काम धंधे है नहीं, नोटबंदी की वैसी परेशानी चल रही है। जो कच्चे बैरल का रेट जितना ज्यादा है तब भी यही रेट है, अब इतना कम है तब भी यही रेट है। तो ये तो लोगों को ठगने वाली बात है, और क्या है। कह रहे थे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कहाँ कम हो रही है। हर चीज का तो रेट बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। मेन तो जाकर देखा जाए तो कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। आम लोगों को पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है। चलिए, अब डीजल और पेट्रोल के लिए भी लाइन में लगी है। सर्द हवाओं ने शहरवासियों को ठिठुरन भरी ठंड का एहसास कराया। शुक्रवार को दिन भर सर्द हवाएं चलती रही। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके कोहरे की सफेद चादर में ढके हुए हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत मिली है। उत्तर भारत में कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। कोहरे के कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेन देरी से चल रही है। अन्य शहरों में कोहरे के कारण दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। सर, मेरा नाम रिहान है। सर, मैं यहाँ से गुवाहाटी जाना चाह रहा हूँ। 3 दिन से गाड़ी रद्द हो रही है रोज। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं हापुड़ से आता हूँ, रोज जाता हूँ यहाँ से। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ से। गाड़ी रद्द पे रद्द हो जा रही है। आज आया हूँ तो 6 बजे के लिए बताई थी, फिर भी 9 बजे कर दी इन्होंने गाड़ी। अब पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है, अब आएगी नहीं आएगी, वेटिंग में हूँ मैं। सर, कैंसिल तो नहीं हुई है टिकट, हमारा कंफर्म टिकट करा रखा है हमने। 8 जने हैं हम, 8 बंदे हैं। रोज बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें आने जाने में। दिल्ली टू रांची मैं 10 बजे रात से हूँ। कोई चांस होगी तो देखेंगे।
और दुनिया भर में लोगों की पसंद बने मोबाइल गेम पोकेमॉन गो पर भारत में संकट खड़ा हो सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को पोकेमॉन गो गेम डेवलप करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पोकेमॉन गेम को लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मोबाइल गेम पर बैन लगाने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुभाष पांडे और जस्टिस एम पंचोली की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। और खेल के मैदान से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप का फाइनल अब उसमें अपनी जगह बना ली है। अब रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर निर्धारित समय तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्कोर 2-2 से बराबर था, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारत का पलड़ा भारी रहा। भारत के लिए शूटआउट में हरजीत सिंह, हरमनप्रीत, सुमित मनप्रीत ने गोल दागे। ऑस्ट्रेलिया के लिए गोवर्स और जैक वेल्च ने गोल किए, जबकि मैथ्यू वर्ड और लैशलान शॉप गोल नहीं कर पाए। भारत ने अभी तक एक ही बार 2001 में जूनियर हॉकी का खिताब जीता है। और आमिर खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। जहां एक और आमिर की इस साल 23 दिसंबर को फिल्म दंगल रिलीज हो रही है, वहीं 2017 के अगस्त में आमिर के फैंस उन्हें एक बार फिर सीक्रेट सुपरस्टार में देख सकेंगे। आमिर इस फिल्म में एक नए अवतार में नजर आएंगे। आमिर ने मुंबई के यश राज स्टूडियो में आमिर ने अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का ट्रेलर लॉन्च किया है। सपने देखना बंद करो और सो जा। ये कैसी बात हुई अम्मी? पहले कहती हो कि सो जाओ, फिर कहती हो कि सपने मत देखो। सोने जाऊंगी अम्मी तो ऑटोमेटिकली सपने नहीं आएंगे। और अम्मी सपने देखना तो बेसिक होता है, इतना तो सबको अलाउड होना चाहिए। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है। और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमित जी हमारे साथ हैं एंड आई एम रियली thrilled to be working with him. The film is being dubbed in Tamil and Telugu and yes I did approach Rajni sir. Famous हैं रजनी सर की, उनकी वॉइस इतनी recognizable है, तो मेरे चेहरे पे उनकी आवाज शायद सूट नहीं होती। I also felt that, he also felt that after discussing. तो सीक्रेट सुपरस्टार में नजर आएंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। फिलहाल वेकअप जिंदगी में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।